अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखिए आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वर्कशीट 1। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसकी वर्कशीट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। वर्कशीट 1 के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एक मार्क का एक एमसीक्यू होता है और एमसीक्यू अगर बिल्कुल क्लियरली पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग सही हो तो गलत होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम एमसीक्यू 33 इट सेज दैट द स्टूडेंट इज गिवन ओनली द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? मास नंबर। कि हम लोगों की क्या बात हुई थी कि मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर इज द सेम थिंग। ठीक है, a student is given only the nucleon number of an atom, what can be deduced about the structure of the atom? अच्छा, तो न्यूक्लियन नंबर से आप क्या पता लगा सकते हो? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये प्लस का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर हमें बताता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और सम जो है, हमने डेफिनेशन में सम यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने प्लस यूज कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वो देख लेते हैं कि क्यों गलत है। देखो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो प्रिपरेशन करते वक्त आप लोगों ने इस तरह से सही ऑप्शन तो चलो आपको समझ आ गया सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी ये देखना है कि वो क्यों गलत है, उससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनती है। बी हमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताते हैं हमें मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, ये भी हमारे पास गलत हो गए सारे। तो ये इज द ऑप्शन। अच्छा, आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरीन एटम्स एंड क्लोराइड आयन इज करेक्ट? ठीक है, अच्छा, क्लोरीन एटम हमारे पास जैसे ये है Cl और क्लोराइड आयन हमारे पास Cl नेगेटिव है। अगर मैं इसके प्रोटॉन्स देखूं तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 17, और इसमें भी प्रोटॉन 17 होंगे, क्योंकि जब आयन बनता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर चेंज होते हैं। क्लोरीन एटम में जो स्टेबल क्लोरीन एटम था उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? वो भी 17 होंगे। लेकिन जब क्लोराइड आयन बन गया है, Cl नेगेटिव बन गया है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन हमारा बनता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ताल्लुक क्या है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरीन एटम्स एंड क्लोराइड आयन इज करेक्ट? दे आर बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एंड क्लोराइड आर नॉट आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन क्या है? क्लोरीन 35, इसका प्रोटॉन नंबर 17 होगा, और दूसरा क्लोरीन 37, मास नंबर 37 और प्रोटॉन नंबर 17। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। लेकिन क्लोरीन और क्लोराइड ये आइसोटोप्स नहीं है, ये एटम है, ये इसका आयन है। तो दे आर नॉट द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, तो ये बात तो हमारी गलत हो जाएगी। बी क्या कह रहा है? दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा याद रखना डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। किस स्पीशी के पास, किस एटम के पास, किस आयन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे। तो ये भी नहीं हो सकता। सी है दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं। डी कहता है दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग पढ़ते हुए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है आपके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्लोरीन एटम था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब Cl नेगेटिव माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज आने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, सेम नहीं रह सकती। अच्छा जी, क्वेश्चन 35 कहता है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है। मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को देख के बता नहीं सकता कि मेरे पास कौन से एटम की बात कर रहा है फिलहाल। अच्छा, ये बल्कि अभी छोड़ दो, ये इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे ना तो उसके साथ आगे देखेंगे। क्वेश्चन 36 देखते हैं। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट? ठीक है, they are atoms with the same number of, which statement about the isotope of bromine is correct? They are atoms with the same number of, same number किस चीज का होगा? जब भी आइसोटोप्स होते हैं तो आइसोटोप्स आर द atoms of the same element with uh, same proton number but different mass number, you have different number of neutrons। तो ये कह रहा है कि they are atoms with the same number of what? same number क्या होगा? प्रोटॉन का same number होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स एंड
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकता, ये गलत। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आइसोटोप का नहीं पता चलता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है ना। दे आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होगी? क्योंकि दोनों ब्रोमीन के आइसोटोप का प्रोटॉन नंबर 17 है। अगर इसका मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन भी जो है वो सेम है। ठीक है, ब्रोमीन को अगर पीरियोडिक टेबल से देखो, उसका प्रोटॉन नंबर देख लो क्या होता है, जरूरत नहीं है वैसे। इट इज 35। दोनों का 35 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में कितने होंगे? 35। 35 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, तो इट मस्ट बी सी। 37 देखते हैं। 37 कह रहा है टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर 35 and chlorine 37. Using these isotopes, how many different relative molecular masses are possible for compound with the molecular formula? This very good question. ठीक है, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जब बाद में, तो आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग बाद में ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसको चलो अलग से समझाते हैं ना। इट इज C2H5Cl3, C2H3 एक्चुअली। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो सकता है इनमें? इनमें डिफरेंस ये भी हो सकता है कि क्लोरीन, क्या पता क्लोरीन जो लगे हुए हैं तीनों के तीनों क्लोरीन 35 वाले हों। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है, क्या पता। अब मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ इसमें कि क्लोरीन, तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो 35 वाले हैं। क्या पता तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो 37 वाले हों। क्या पता तीन क्लोरीन में से दो क्लोरीन 35 वाले हों और एक 37 वाला हो। और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कि क्या पता दो 37 वाले हों और एक 35 वाला हो। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 1 2 3 4, टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके। तो इस क्वेश्चन में देखो वो यही पूछ रहा है, यूजिंग द आइसोटोप्स हाउ मेनी डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मासेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो डिफरेंट कितने इसके फॉर्मूले बन सकते हैं वो ये पूछ रहा है। तो हमारे पास 4 आ रहा है तो इसका 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन और अच्छा समझ आएगा जब आप आगे मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से चीज क्लियर हो रही है कि आइसोटोप डिफरेंट होने की वजह से क्या पता कोई तीनों क्लोरीन 35 क्यों, क्या पता तीनों 37 क्यों, क्या पता दो 35 को एक 37 का हो, क्या पता दो 37 को एक 35 का हो। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। द सिंबल फॉर टू आयंस आर शोन। एक फ्लोराइड आयन है, एक सोडियम आयन है। ठीक है, फ्लोराइड। ठीक है, 9 इसका प्रोटॉन नंबर है और 19 इसका मास नंबर है। ठीक है, -1। और सोडियम आयन पॉजिटिव 1 है, 11 23। अगर मैं इसके प्रोटॉन देखूं तो इसमें 9 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक गेन करा है ना इसने, तो गेन करने के बाद 9 + 1 = 10। और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। 19 - 9 = 10। सोडियम आयन में अगर देखो तो प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? एक यूज करा है ना इसने, तो 10 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन्स कितने? 23 - 11 which is 12। तो जब ये सारे डाटा आ गए ना, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फ्लोराइड आयन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन सोडियम आयन। फ्लोराइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? फ्लोराइड आयन के पास हमारे पास, देखो फ्लोराइड आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आए 10। सोडियम के पास कितने आए? वो भी आए 10। तो मोर तो नहीं है ना फ्लोराइड के पास। ऑप्शन बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है सोडियम आयन कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन फ्लोराइड आयन। सोडियम आयन कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन फ्लोराइड आयन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। द सोडियम आयन कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन फ्लोराइड आयन। ओके, अच्छा लेकिन यहाँ देखो इसमें ना हमारे पास क्वेश्चन में हमने जल्दी में पढ़ लिया
क्वेश्चन में इसने सोडियम का मास नंबर 23 नहीं दिया, इसने कोई और आइसोटोप दिया है सोडियम का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला जो सोडियम है उसका मास नंबर 23 है, इसलिए मैंने जल्दी में 23 लिख दिया, बट इट इज 21। 21 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास चेंज हो जाएंगी। अब अगर हमने इसको यहाँ पे 21 लेना है, इसको अगर 21 करते हैं तो इट मीन्स के मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो 21 माइनस 11 होंगे, यानी वो 10 हो जाएंगे। तो इट मस्ट बी 10। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इक्वल है, ज्यादा नहीं है सोडियम आयन के पास, तो ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा। फिर वो कहता है दैट टू आयंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ईच अदर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? हाँ 10 10 है, तो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके अच्छा 39 करें? नहीं 39 आई थिंक होमवर्क होना चाहिए। 40 40 40 40 कर लेते हैं। एंड ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। सही है भाई, ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है कि 8 प्रोटॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ दिस एटम? न्यूक्लियॉन नंबर पूछा है, तो न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन। 10 प्लस 8 18। ठीक है, यही होता है ना, ये नहीं करना चाहिए था हम लोग का। खैर 41 44, let's see question 44 देखते हैं। An atom of element Z has 14 neutrons and 13 protons. It forms a positive ion. अब कोई Z है, पॉजिटिव आइन बनाएगा। अब पॉजिटिव 1 आइन है या पॉजिटिव 2 आइन है या पॉजिटिव 3 आइन है, ये तो बताया ही नहीं उसने। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आइन ऑफ जेड है? आइन ऑफ जेड पॉजिटिव आइन बना रहा है, तो मतलब यूज करने के बाद बना रहा है। अब उसके पास 13 प्रोटॉन्स है। 13 प्रोटॉन्स का क्या मतलब है कि उसके पास अगर प्रोटॉन्स 13 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो 13 होंगे। ठीक हो गया? अब अगर इसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है, इट मींस के आइन बनाया है उसने। आइन बनाया तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है का क्या मतलब है? उसने या तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो 12 हो जाएंगे या 11 हो जाएंगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या 10 हो जाएंगे अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ है? 12 11 10, क्या पता 4 लूज कर दे तो वो 9 हो जाएगा, 5 लूज कर दे तो वो अब कम होता जाएगा 8। इन्होंने जो सबसे छोटा आंसर दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्या इन्होंने 11 और 12 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। तो इस तरह की भी देखो क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव 1 9 कहते था तो काम आसान हो जाता, लेकिन क्यों करे तुम्हारा काम आसान? ठीक है, तो 10 आंसर इस वजह से हमने सिलेक्ट करा क्योंकि 12 और 11 था ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि उसने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज जेड आई हैव, तो जेड आइन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके बाद टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करेगा यानी पॉजिटिव 1 बनाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 12। अगर पॉजिटिव 2 बनाएगा तो 11, अगर पॉजिटिव 3 बनाएगा तो 10। अब उसने ऑप्शन में, अब अगर तुम पॉजिटिव 4 भी कर देते हो कि क्या पता पॉजिटिव 4 बना रहा हो, तो पॉजिटिव 4 का क्या मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब सबसे छोटा नंबर ही 10 दिया हुआ है, तो 9 का तो सवाल नहीं है। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अब 10 11 12 में से ऑप्शन से उन्होंने 10 का दिया हुआ है, इसलिए मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया। सही, तो इस तरह से भी वो गेम करता है। अच्छा क्वेश्चन 45 45 देख लेते हैं, ये मैंने बड़ा गंदा कर दिया तो साफ। ये क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन 45 देखो, वो कहता है द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक देखो इसने Mg दिया हुआ है, Mg मैग्नीशियम होता है, पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो अगर कभी देखना चाहो तो। अच्छा इसने इसका प्रोटॉन नंबर 12 दिया हुआ है। नंबर ऑफ जाहिर जो प्रोटॉन नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, एटॉमिक नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसने हाइड किए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो? जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे मैग्नीशियम का तो उसका मास होता है 24, प्रोटॉन नंबर है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, 24 मास है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 24 माइनस 12,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 12, मतलब कि डब्ल्यू एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12। आगे वो आपसे यही पूछेगा कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एक्स की क्या है, वाई की क्या है, जेड की क्या है। डब्ल्यू तो यहाँ पे था पहली रो में, मुझे मिल गया। सेकंड उसने Mg2 पॉजिटिव आयन के बारे में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम आयन। Mg2 पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में तो कुछ नहीं जा रहा। पहले इलेक्ट्रॉन 12 थे, मतलब Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 12। अब 2 लूज कर दिए क्योंकि +2 साइन ये शो कर रहा है कि 2 लूज हुए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो भी न्यूक्लियस में 12। देखो प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली तो सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 10। यानी मुझे यहाँ से पता चला कि W की वैल्यू 12 है, यानी ये तीनों ऑप्शन में से भी ऑप्शन हो सकता है। एक्स की वैल्यू 10 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। जो ऑप्शन डी है वो अब मेरा नहीं हो सकता, किसी भी हाल में ना ऑप्शन ए हो सकता है। इस तरह से करो। देखो डब्ल्यू और एक्स से ही आपका क्या हुआ, आपको पता चल गया कि ए और डी तो हो ही नहीं सकता, और बी और सी में से आपने देखना है। ठीक है, अब आप सबको चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार ना, पूरा ए चेक करो डी चेक करो, नहीं, एलिमिनेट करते जाओ पहले आंसर अपने। अच्छा जी, एफ इज फ्लोरीन। अच्छा अब देखो, अब इसमें से एफ लिखा हुआ है। अब आर यू गाइस एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एनी एलिमेंट विद इट्स सिंबल? यस। हाउ? यू आर गिवन द प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल में सिंबल दिए हुए हैं ना, तो प्रोडक्ट टेबल से देख लेना, जरूरी नहीं कि पूरा नाम लिख के दे वो आपको। और अभी तो स्टार्ट हुई है केमिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, केमिस्ट्री कोर्स 5070 लेवल का, आपको तकरीबन 20 एलिमेंट्स, 20 के 20 से ज्यादा ही बल्कि ना, आपको एलिमेंट के सिंबल याद हुए होंगे। अराउंड 15 एलिमेंट्स के आपको प्रोटॉन नंबर और मास नंबर भी याद हो चुका हुआ होगा, क्योंकि इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को मैं अपने प्रोडक्ट टेबल से देखूं तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 होता है, मास नंबर 19 होता है। ठीक है, तो यानी इसके पास प्रोटॉन कितने 9, इसके बाद इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 10। अब देखो प्रोटॉन नंबर इसका 9 है, प्रोडक्ट टेबल से देख के वाई पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल गया वाई प्रोटॉन नंबर 9 है। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर एक तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये तो गलत हो गया ना, तो ये 10 है नीचे। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि वाई की वैल्यू 9 है, तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर जो है बी हो गया। सही। तो आगे फिर आपने ना जेड के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यू शुड ट्राई कर लो, क्योंकि हम एग्जाम में तो आप वहीं पे रुक जाओगे और आंसर बी करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम देख लेते हैं। अच्छा क्या हुआ, मास नंबर प्रोटॉन नंबर तो सेम रहेगा, फ्लोराइड आयन बन गया एफ नेगेटिव, -1। कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो अब इसके पास प्रोटॉन कितना है, वो तो वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गेन हो गया है ना, गेन हो गया, तो गेन होने का क्या मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे, वो भी न्यूक्लियस में। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, जेड क्या हो जाएगा 10, तो ये और कंफर्म हो गया मेरा आंसर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। 46 यू शुड डू इन होमवर्क, वेरी इजी। 47 अभी छोड़ दो। 48, yes 48 we can see, but this one is easy। आइसोटोप है, आइसोटोप अभी तक आया नहीं था, देख लेते हैं इसको। रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन हैज मोर न्यूक्लियॉन्स देन द नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ठीक है, नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो 12 और 6, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप या कोई भी कार्बन का आइसोटोप होगा तो उसके पास प्रोटॉन नंबर तो 6 ही रहेगा ना, उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, यहाँ पे वो जिसने नहीं बताया। हाउ मेनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स would there be in this radioactive isotope? देखो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो 66 रहेगा, एटॉमिक नंबर 6 रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यही रहेगा, यानी सी और डी गलत हो गया। न्यूट्रॉन्स जाहिर है, जब मुझे जब मास नंबर पता होगा तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 12 माइनस 6 6, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, अगर इसमें भी 6 न्यूट्रॉन है तो मतलब उसका मास नंबर भी 12 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो या तो 6 से ज्यादा हो या 6 से कम हो, 6 ना हो, 6 के अलावा कोई वैल्यू हो। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन इसमें 6 दिया हुआ है,
मतलब 6 देने का क्या मतलब है इस ऑप्शन में कि ये भी 12 का, जो कि बात गलत है। 12 होगा तो फिर ये आइसोटोप थोड़ी हुआ, वो तो वही एटम हो गया ना, तो ये 12 नहीं है। अब अगर ये 12 नहीं है तो अब इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसका प्रोटॉन नंबर तो 12 भी बन जाएगा, मतलब ए ऑप्शन नहीं है तो बी बचा। सिंपल सिंपल सिंपल। 49, an atom of which element has the same electronic configuration as the strontium ion। अच्छा, देखो periodic टेबल की एक बार डिस्कस करनी है, थोड़ा सा periodic टेबल डिस्कस करना है। periodic टेबल में देखो, हमारे पास, हम periodic टेबल जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में और पढ़ेंगे ये, लेकिन सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है ना। और जब एग्जाम देने बैठते हो तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज एग्जामिनर कंसिडर करके क्वेश्चन देता है कि आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, तो वो लिंक करके क्वेश्चन दे देता है। फिलहाल तो अभी हमने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर एक अलग से है, लेकिन प्रोडक्ट टेबल का थोड़ा सा अच्छा खासा नो हाउ हो गया, थोड़ा सा और नो हाउ ले लो, बाकी प्रोडक्ट टेबल के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, इसकी यहाँ जो ये रोज होती है ना, इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है यहाँ से लेके यहाँ यहाँ, ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको नाम दिया हुआ होता है पीरियड्स। ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको नाम दिया हुआ है, देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हम कहते हैं पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम मतलब ये वाले ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट जो है ना वो अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। देखो ये प्रोटॉन नंबर 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब हर ग्रुप की ना एक डिफरेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे ये ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 की किसी भी एलिमेंट के एटम को उठाओगे ना और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी उसका जो वैलेंस शेल होगा उसमें हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए उसको ग्रुप 1 में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम भी ग्रुप 1 का है, सोडियम भी ग्रुप 1 का है, पोटेशियम भी ग्रुप 1 का है। लिथियम का प्रोटॉन नंबर है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी 2,1, सोडियम की क्या बनेगी 2,8,1, और पोटेशियम की क्या बनेगी 2,8,8, क्योंकि 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, 9 में नहीं लिख सकता था यहाँ पे, 1। तो देखो इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को उठा के ग्रुप 1 में रख दिया। इसी तरह ग्रुप 2 का कोई एक एलिमेंट हम उठा लेते हैं, लेट्स से मैं कैल्शियम उठा लेता हूँ। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जब जाओगे, कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,8 10 हो गया, फिर 8 16, फिर 16 सॉरी 8 18 ना, 2 + 8 = 10, ये 10 हो गया, प्लस 8 18, 18 में कितने और मैं लगाऊं 20 हो जाए 2। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसलिए कैल्शियम को ग्रुप 2 में रख दिया। अच्छा, ये जो बीच में है ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, बात की बात है, इनको अभी हम देख ही नहीं रहे कि ये क्या है, छोड़ दो। ग्रुप 3 में देखो, ग्रुप 3 में इसको क्यों रखा हुआ है, इसको 3 नाम क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके पास जैसे मैं यहाँ से एल्यूमिनियम दे दिया, अब बोरॉन दोनों को देख लेते हैं। बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का 13 है। ठीक है, ग्रुप 3 से मैंने 2 एलिमेंट लिए, बोरॉन, सिंबल इसका बी, ए इसका प्रोटॉन नंबर 5 है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका प्रोटॉन नंबर 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2,3, 5 हो गए ना टोटल मिला के। इसकी बनाओ तो 2,8 10, 13 के लिए 3 और रह गए। तो आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हो, इसका आउटर मोस्ट शेल में भी 3, इसका आउटर मोस्ट शेल में भी 3, इसलिए इसको थर्ड शेल हमने थर्ड ग्रुप में रखा। इसी तरह ग्रुप
ये क्या है 5 ग्रुप 6 को उठाता है। ग्रुप 6 में से मैंने सल्फर उठा लिया, सल्फर का प्रोटॉन नंबर है 16, डायरेक्ट मैंने ग्रुप 6 में से उठा लिया। सल्फर 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 का है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2,8 10 और फिर 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, तो इसलिए इसको ग्रुप 6 में रख दिया। सिमिलरली ग्रुप 8 में जो है, अच्छा ग्रुप 8 में थोड़ा सा एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके नियॉन को अगर देखो तो इसका प्रोटॉन नंबर है 10, मतलब 2,8, आर्गन का देखो तो 18, 2,8 10 8, लेकिन हीलियम जो है वो सिर्फ 2 है। तो इस ग्रुप 8 की खास बात क्या होती है कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कब होता है, जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अभी लास्ट क्लास में बात हुई थी। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो कंप्लीट होगा, स्टेबल कहलाएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी खुश है, बोलते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है, नहीं चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम उनमें से एक है, सही है। हीलियम के पास होते ही 2 हैं, इसलिए हमने उसको नोबल गैसेस में रखा है, ग्रुप 8 में रखा है। हाइड्रोजन जो उसके पास होता है 1 होता है, उसको गेन करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए। हीलियम को कुछ नहीं गेन करना, हीलियम मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास हम किस क्वेश्चन पे थे, 40 ऊपर ऑन 49, yes. An atom of which element has the same electronic configuration as strontium? स्ट्रोंशियम आयन को पूछ रहा है वो। स्ट्रोंशियम देखो प्रोडक्ट टेबल में जाओगे तो स्ट्रोंशियम आपको ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रोंशियम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ग्रुप 2 में। कैसे ढूंढोगे, नाम से ढूंढोगे, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम। स्ट्रोंशियम मिला आपको यहाँ पे, इसका प्रोटॉन नंबर है 38, ठीक है। ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में होने का क्या मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात और याद रखना कि हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रुप 1 में जो आउटर मोस्ट शेल आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन आने का क्या मतलब है, अगर उसको स्टेबल होना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। तो ये जो आयन बनाएंगे ना, इसकी चार्ज सबके +1 आ रहा होगा। इसी तरह ग्रुप 2 जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 आ रहा होगा। ग्रुप 3 जो है वो +3 आ रहा होगा। ग्रुप 4 जो है ना वो लूज और गेन करते ही नहीं है, अगर लूज करेगा तो वो +4 आ जाएगा, गेन करेगा तो -4 आ जाएगा। ये कुछ एक अलग फिनोमेना कर रहे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ग्रुप 5 जो है ना, उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो उसके लिए, ये मैंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,5। अब देखो उसके लिए इजी क्या है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या बाकी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसके लिए आसान है। तो उस गेन करेगा तो इसको चार्ज किया जाएगा -3। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रुप 6 वाले -2। क्लोरीन ग्रुप 17 वाले -1 बनाते हैं, और ये तो ग्रुप 8 वाले ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, सही है। तो ग्रुप 8 पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ना ये लूज कर रहे होते हैं ना ये गेन कर रहे होते हैं। तो ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट होगा ना, जैसे स्ट्रोंशियम है, तो इस पे चार्ज क्या आता है +2, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बात बताने की क्यों जरूरत पड़ी है अभी इतनी जल्दी, है तो प्रोडक्ट टेबल का ये, ओके। An atom of which element has the same electronic configuration as strontium ion? अब स्ट्रोंशियम आयन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस एटम की होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो, स्ट्रोंशियम जो है वो ग्रुप 2 का है, सही है। और स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 का है और उसके पास इसका सिंबल है SR, और उसके पास जो प्रोटॉन नंबर है ना वो था 38। if you see the periodic table here it is 38, 38 लिखा हुआ है, ये यहाँ से दिस इज 38। अच्छा अब अगर वो ग्रुप 2 का है और इसने, अब मैंने क्यों बताया आप लोगों को ग्रुप 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +2 चार्ज बनाता है। तो जब स्ट्रोंशियम आयन बना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो 38 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। देखो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 38 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास कितने होंगे 38।
2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 36। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी वो सिमिलर होगी अगर किसी और एटम के पास भी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो यही पूछ रहा है, एन एटम ऑफ व्हिच एलिमेंट हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की होगी? उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम एंड सेलेनियम। ठीक है, अच्छा कैल्शियम के अगर आप प्रोटॉन नंबर देखो तो अब जिसका मैच करेगा ना प्रोटॉन नंबर, जिसका प्रोटॉन नंबर 36 है, दैट्स इट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रोंशियम आयन जैसी हो जाएगी। कैल्शियम के पास प्रोटॉन नंबर 20 है, 36 नहीं है। फिर है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आपने ढूंढना पड़ेगा, ये रहा 36, मतलब ये क्रिप्टॉन आंसर हो गया। रुबिडियम भी देख लेते हैं, रुबिडियम आपको ढूंढना पड़ेगा, रुबिडियम आपको मिलेगा, रुबिडियम ग्रुप 1 में, ये रहा 37, 36 नहीं है, तो रुबिडियम भी आंसर नहीं है। फिर आपने देखना है सेलेनियम, सेलेनियम होता है 34, रुबिडियम 36 वाला, यानी क्रिप्टॉन इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन 56 देखते हैं। Which graph shows the number of electrons in the outer shell of an atom plotted against the proton number of the first 10 elements in the periodic table? अब first 10 elements हमारे पास periodic table से अगर देखो तो first 10 elements हमारे पास पहला आता है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, periodic table अगर सामने खोल लो आप लोग, इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, 2 है, फिर आता है लिथियम 3, फिर आता है बेरिलियम 4। ठीक है, अच्छा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो देखना है। ठीक है, अच्छा आउटर शेल, ये ना वाई एक्सिस पे दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल और एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है प्रोटॉन नंबर। अब अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिर्फ 1 होगी, तो इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है, और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो है 1। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं हीलियम को देखूं तो हीलियम के पास 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, तो इसका आउटर शेल भी यही होगा, और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? वो भी 2 है। अच्छा आगे चलते हैं, हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम का अगर प्रोटॉन नंबर देखो होता है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,1, मतलब इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है, और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 3। अब लिथियम के बाद आप बेरिलियम देखो, बेरिलियम देखो तो बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,2, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 4, सही है। बेरिलियम के बाद आपके पास आता है बोरॉन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखते रहो, मुझे तो याद हो गया, 5, 2,3, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 5। बोरॉन के बाद आपके पास आता है नाइट्रो सॉरी कार्बन, कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 6। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 7। ठीक है, अच्छा क्या पेपर में 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए ये सारी कहानी कर रहे होगे? बिल्कुल नहीं कर रहे होगे। ठीक है, देखो हमें इससे पता क्या चल रहा है, हमें इससे पता ये चल रहा है कि प्रोटॉन नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं ना, प्रोटॉन नंबर 1 था, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे? 1, प्रोटॉन नंबर 1 था तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1, यानी 1,1, फिर 2,2, फिर 3,1। इसका क्या मतलब है कि 2,2 फिर 3,1, वो वापस नीचे आई ये लाइन, तो इसमें क्या कहीं पे ऐसा ट्रेंड है कि यहाँ पे नीचे आ रही हो लाइन? नहीं है, इसमें तो सिंपल ऊपर जा रही थी, इसमें तो ऊपर से नीचे आ रही थी, ये तो कोई ट्रेंड नहीं बनता ना, तो बढ़ रहा है। 1 प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर शेल, 2 प्रोटॉन पे 2 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन पे 1 हो गए थे, गिरा था नीचे, 4 पे 2 हो गए थे, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ था, फिर 5 पे दोबारा 3, 6 पे 4, 7 पे 5, आगे बना के देखोगे, ये अभी पढ़ने के लिए समझ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। 2,6
और इसका प्रोटॉन नंबर क्या था 8 और इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। 8 पे 6 हो गया, 7 पे 5, 8 पे 6, अभी भी बढ़ रहा है देखो। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है क्लोरीन 9 2 7, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, प्रोटॉन नंबर क्या है 9। ठीक है, फिर हमारे पास है नियॉन। नियॉन के प्रोटॉन नंबर 10 है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन नंबर पे 10 पे, वो बढ़ रहा है, तो लाइन अब सीधी जाती रहेगी ऊपर। इस समय पता चला कि पहले यहाँ पे ये इंक्रीज हुई थी, फिर यहाँ पे ये डिक्रीज हुई थी। अब क्या इस क्वेश्चन में वो तुम्हारे साथ खेल सकता है आगे? क्या मतलब दोबारा से ये क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि इसका ट्रेंड चेंज हो जाए? नहीं दे सकता, हरगिज नहीं दे सकता। कैसे देगा? प्रोडक्ट टेबल में तो जो एलिमेंट्स है वो तो वही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं होने वाले, उनका आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी वही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ये समझ लिया ना तो उसको यहाँ पे याद कर लो। अब जब ये क्वेश्चन आएगा दोबारा तो ऐसे ही आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया फिर कभी नहीं आया। अगर यहाँ पे इसके ईयर देखो तो 2010 में आया है, 2006 में आया है, फिर 2010 में आया है, उससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो मैंने आपको लर्नर गाइड में बात करी थी ना कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो उनके कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि तुम लोग जो है जब कर रहे होगे पास से पर ये सारी वर्कशीट प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब एग्जाम में जाके बैठोगे तो आपके एटलीस्ट सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 से 12 एमसीक्यू तो रिपीटेड मिल जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 एमसीक्यूज वो हैं जो कि बिल्कुल वैल्यूज चेंज हुई हुई है, क्वेश्चन बिल्कुल किया हुआ था, आप लोगों को पता था कैसे करना है। बाकी एमसीक्यूज के बारे में बात की थी कि 10 से 12 ऐसे होंगे जो कि आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, मेहनत की है, तो आप वो भी सॉल्व कर लोगे। हाँ, बाकी कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होती है, वो यूजुअली गलत हो भी जाते हैं। और अगर वो गलत हो जाते हैं तो ग्रेड थ्रेशोल्ड इतना होता है कि आप अपना ए ग्रेड जो है वो सिक्योर कर लेते हो पेपर 1 में। एनीवेज 55 एक क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ना। 55 जगह थोड़ी यहाँ कम है, इसको हम ले जाते हैं आगे। अच्छा, 55 कह रहा है हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ H पॉजिटिव आयंस एंड H नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन है, मुझे पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ये है। तो अगर हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन बना रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है? पहले अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोजन को देख लूं, चलो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं मेरे पास? 1 है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है। H पॉजिटिव 1 आयन, H नेगेटिव 1 आयन की बात कर रहा है, तो H पॉजिटिव 1 आयन में प्रोटॉन तो वही रहेंगे ना, न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन एक था, वो एक भी चला गया, तो कितने हो गए? 0। H नेगेटिव आयन की अगर बात करो तो प्रोटॉन अभी भी वही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे, न्यूट्रॉन नहीं थे तो अभी भी कहीं से नहीं आएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था इस वाले में, नॉर्मल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। एन H पॉजिटिव आयन यानी इसकी बात कर रहा है has no H positive ion has more electrons than H negative ions. Sorry, an H positive ion has more protons than H negative ion. तो ये बात तो गलत हो गई ना, मोर प्रोटॉन्स तो नहीं है, ये गलत हो गया। डी देखते हैं, डी कह रहा है H नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। H नेगेटिव आयन कब बनेगा भाई? जब गेन करेगा ना। नेगेटिव कब आता है और पॉजिटिव कब आता है? जब लूज करेगा, तो डी भी गलत हो गया। सी देखते हैं, an H negative ion has more electrons than an H positive ion. An H negative ion has one more electron. अच्छा, वन यहाँ पे इसने लगा दिया ना, इसने ये स्टेटमेंट गलत कर दी। H नेगेटिव आयन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन क्या वन मोर है? नहीं। कितने मोर है? 2 मोर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। An H negative ion has 2 more electrons than H positive ion, ये बात तो सही थी, लेकिन इसने वन मोर लिख दिया, तो that's wrong. B है and H positive ion has no electron. H positive ion has no electron, right? ये हो गया इसका आंसर।
ओके गाइस, बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद करने हैं, होमवर्क है। और जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी वो उसके आंसर्स बिल्कुल पूछोगे, हर हाल में पूछना, ठीक है। जब तक समझ में आए तब तक पूछते रहना, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जबरदस्ती कोई क्वेश्चन नहीं करना, मतलब जबरदस्ती आंसर देख के नहीं लिखना है। आंसर दिए हुए नीचे आंसर देख के नहीं लिखने हैं, बल्कि आपने क्या करना है, समझना है उसको, ठीक है। जब तक समझ नहीं आए पूछते रहना कि ये अगर सही आंसर इसका आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या आप ला सकते हो बगैर देखे इस क्वेश्चन, बगैर आंसर देखे क्या आप सही आंसर ला सकते हो, नहीं ला सकते तो आपने पूछना है हर हाल में, सिर्फ इत्तेफाक नहीं करना। थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कॉन्सेप्ट का, फिर भी पूछना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।